ये 15-15, 16-16, 17 साल के, ये 20 साल के, ये कहाँ से बदमाश हो गए? कब बदमाश हो गए ये? 15-16, 1400 की नौकरी करने वाले, चादर प्लेटफॉर्म में चादर छापने वाले। ये मेरे चाचा ये हमें न्याय जरूर मिलेगा और सीबीआई हमें न्याय जरूर दिलाएगी। काफी उतार चढ़ाव रहे, ये 20 साल का बहुत लंबा समय रहा। IB, CID, CBI जांच सब हो गया है। अपराधी को तो सर वो पालते हैं वो लोग, सजा तो इनको इन लोगों को मिलती है। हम इस लायक नहीं थे कि हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ जाएंगे। सबको ये था कि गरीब आदमी ये लड़ाई लड़ने और एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिना किसी कसूर के, सबूत के किसी को आतंकवादी बताकर या अपराधी बताकर मार देना या फिर उसे वर्षों तक 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जेलों में सड़ा देना, अगर ऐसी खबरें आपके सामने आती है तो आपकी प्रतिक्रिया किसकी तरफ होनी चाहिए? सिस्टम को लेकर, पुलिस को लेकर, उसके जांच करने की व्यवस्था को लेकर, या फिर उसकी नाम, दाढ़ी, टोपी या मजहब के हिसाब से आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि 20-20 साल तक जेलों में सड़ा दिए जाने के बाद जब आतंकवाद के आरोप से बेगुनाह छूटते हैं, जिनका नाम आमिर होता है, निसार होता है या फाजिली होता है, तो हमारी राजनीति चुप हो जाती है। वो इस डर से उनके मुआवजे या फिर पुनर्वास की मांग नहीं करती है। उसके हाथ कांपते हैं कि कहीं कोई उन पर तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण का आरोप न लगा दे। ये हमारी राजनीति की कमजोरी है कि कोई इंसाफ और सिस्टम की नाइंसाफी के साथ के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। निसार का क्या कसूर था? 20 साल का था। 15 जनवरी 1994 को कर्नाटक के गुलबर्गा से पुलिस ने बम धमाकों के आरोप में उठाया। 23 साल तक उसे जेल में सड़ा दिया। एक के बाद एक झूठे केस दायर किए जाते रहे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निसार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। 23 साल तक बिना किसी गुनाह के जेल से बाहर निकला तो निसार ने इंडियन एक्सप्रेस के मुजामिल जलील से कहा कि 8150 दिन जेल में रहा। मेरी ज़िंदगी के सारे अच्छे लम्हे निकल गए। मेरे लिए तो ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है। आप जिस निसार को देख रहे हैं वो बस एक जिंदा लाश है। निसार बेगुनाह तो छूट गया, मगर उसका सब बर्बाद हो गया। कमज़ोर नीयत के राजनीतिक दलों में हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी लड़ाई लड़ें और उन पुलिस वालों और अधिकारियों के खिलाफ सज़ा देने की मांग करें। वो चुपके से निकल गए। आतंक के आरोपों में के बाद कई साल तक जेल में रहने के बाद छूटने वाला इधर हाल फिलहाल में निसार सिर्फ अकेला नहीं है। इनकी दास्तानें आप सुनते ही रहते होंगे। कई लड़के आए दिन छूटते चले आते हैं। 14 साल तक आमिर को जेल रहना पड़ा। उसे आतंक के आरोपों में मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। दिल्ली में हुए बम धमाके के आरोप में आमिर खान को 14 साल जेल में रहना पड़ा था। वो बाहर निकला तो उसे किसी से शिकायत नहीं थी। सिस्टम को लेकर कोई गुस्सा नहीं था, कोई बगावत नहीं थी। उसने किताब लिखी, फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट। आमिर ने कहा कि जब वो तिहाड़ गया तो उसे लगता था कि उसके पहले सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मगर वहाँ देखा तो कई सारे सिख नौजवान पंजाब आतंकवाद के दौर में आतंक के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कर दिए गए थे। तो उसे लगा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो भी कमज़ोर है, असहाय है, उसे पुलिस उठाकर झूठे मुकदमों में फंसा देती है, मार देती है। 16 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अक्षरधाम मामले में, गुजरात के अक्षरधाम हमले मामले में 6 आरोपियों को बरी किया। जब वो हमला हुआ था तो कितना हंगामा हुआ था। इनमें से 3 को निचली अदालत में फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए गुजरात पुलिस को उसके संदिग्ध जांच के लिए फटकार भी लगाई। पुलिस सिर्फ फटकार में ही छूट गई। मोहम्मद सलीम 11 साल तक आतंक के आरोपों को सीने से लगाकर ढोता रहा। जांच एजेंसियों ने पूछा कि बताओ तुमको किस मामले में जेल में बंद किया जाए, गोधरा के मामले में या अक्षरधाम आतंकी हमले के मामले में या हरिन पांड्या मामले में बंद किया जाए। एक बेगुनाह से पुलिस उसको विकल्प दे रही है। तो सलीम की जिंदगी तबाह हो गई। सलीम ने भी एक किताब लिखी है। पिछले हफ्ते 2005 की दिवाली के समय दिल्ली में हुए आतंकी हमले के मामले में मोहम्मद आमिर खान और रफीक शाह को बरी कर दिया गया। हफिंगटन पोस्ट की इंद्रानी बासु से बात करते हुए मोहम्मद रफीक शाह ने कहा है कि उसे आतंकी साबित करने के लिए पेशाब पिलाया गया, पतलून में चूहे डाल दिए गए। 67 लोग मारे गए थे दिल्ली बम धमाकों में। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसने मारा, लेकिन एक बेगुनाह के साथ ये सब कुछ हुआ। श्रीनगर में वो अपना कॉलेज में जाता था। प्रोफेसरों ने अटेंडेंस रजिस्टर दिखाया, तब भी ये सब सबूत काफ़ी नहीं थे। उसे आतंकवादी साबित करने के लिए पुलिस तुली रही
और उसके कमरे में उसके मजहब की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए एक छोटा सा सुअर डाल दिया, सेल में बंद कर दिया गया। छोटा सा सेल होता है आतंक के आरोप में जब बंद होते हैं तो, ताकि वो उसको चाट सके। उसे नंगा किया गया, पुलिस वाले हंसा करते थे और उसकी नंगी तस्वीरें उतारते थे। इन सब यातनाओं को झेलते हुए एक बंदा निकलता है आपके सामने और उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। लोगों को डर लगता है कि ये शायद मुसलमान है तो इसकी बात नहीं करेंगे। ऐसे साथ साथ राजनीतिक दलों का तो आप नाम न लीजिए, वो इंसानियत और इंसाफ के साथ खड़े होने में वो मजहब का हिसाब किताब करते हैं, खासकर जब चुनाव का मौका हो। कोई सिस्टम की बात नहीं करता है। अब मैं आपको बताता हूँ 12 जुलाई 1991 को पुलिस ने क्या किया था। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत है, वहाँ एक लग्जरी बस से 10 सिख तीर्थयात्रियों को उतारा, अलग अलग गुट बनाया उनका और जंगलों में ले आकर मार दिया। मीडिया के सामने कहा जाकर कि 10 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार दिया है। बड़ी बड़ी हेडलाइन बन गई। उसके कई साल बाद अप्रैल 2016 में 1991 की घटना है, पुलिस वालों को फर्जी एनकाउंटर के कारण आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अब आपको जसबीर, जलालुद्दीन, अशोक और प्रवेश की कहानी बताता हूँ। 1996 का साल था। दिवाली से 2 रोज़ पहले ये कहीं गए थे कमाने खाने के लिए, चाय की दुकान पर रुके और पुलिस ने इन्हें उठाया और फर्जी एनकाउंटर में मार दिया, ये बताकर कि ये अपराधी थे। देसी कट्टे रख दिए गए, जैसा कि मीडिया के सामने होता है, और उस वक्त तो और पूरा वो छपा सब चीज़। लेकिन अब सीबीआई कोर्ट ने इन्हें बरी किया है। तो आप समझिए, आमिर हो या अशोक हो, रफ़ीक हो या प्रवेश हो, सिस्टम सबके साथ इसी तरह से नाइंसाफ़ी करता है। लेकिन दोनों ही मामले में हमारे नेता ना तो अशोक के साथ खड़े होते हैं ना आमिर के साथ खड़े होते हैं। ये नेता जनता का नाम लेते हैं लेकिन हिफाजत उस सिस्टम की करते हैं जो आपके साथ नाइंसाफ़ी करता है। तो मैं आज प्राइम टाइम में इनके परिवार के साथ बात करने वाला हूं। ये पिलखुआ में रहते हैं, किसी तरह से आए हैं ये लोग, और मैं चाहता हूं कि इनके बारे में सुने, ताकि जब अंतिम फैसला आए, दोष साबित हो, तो हम जान सके कि इन लोगों ने 20 साल तक, ये सारे साधारण लोग हैं, आप देख रहे हैं, 20 साल तक इस देश की न्याय व्यवस्था में इंसाफ पाने के लिए किस तरह से लड़ना पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी। और आपके कौन थे जी? मेरा लड़का हाजी लड़का क्या नाम था उसका? परवेश। परवेश नाम था। और आप इन्हीं के साथ हैं? नहीं, मैं जसवीर जी के जसवीर जी के साथ। मेरे अच्छा। चाचा जी लगते थे वो आपके चाचा जी लगते थे। तब आपकी क्या उम्र थी और उनकी क्या उम्र थी? उनकी उम्र ऐसी रही होगी करीब 22-23 साल, हाँ, और मेरी उम्र ऐसी रही होगी करीब 10-11 साल के आसपास। मैं अशोक की मम्मी हूँ, मेरा शीला नाम है। अच्छा। आप अशोक की क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब उसे मारा गया? जिस वक्त मारे 17वीं साल में 17 था। साल। और आप? मैं आप अशोक की बहन हूँ, छोटी पुष्पा। ठीक। तो आप लोग बताइए कि हम नहीं जानते हैं, हम ये खबर जानते हैं सिर्फ कि 20 साल बाद आप जो फर्जी अपराध तरीके से एनकाउंटर किया गया या उन्हें क्रिमिनल बताया गया, वो आरोप से छुट्टी मिली है, ठीक है। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सज़ा दी गई, ठीक है। पर हम नहीं जानते कि उन 20 सालों में हर दिन आप कोर्ट कैसे जाते थे, अधिकारियों से कैसे मिलते थे और उसका खर्चा कहाँ से लाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अलग अलग बताएं कि आपके परिवार तब कैसा था, अब कैसा इन मुकदमों को लड़ते हुए। जिस समय वो एनकाउंटर हुआ था, हाँ। तो हमें तो करीब 2 दिन बाद न्यूज़पेपर से ही पता लगा था, और न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ आया था कि मुठभेड़ में 4 बदमाश मारे गए। हम डर गए, हमने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई हमने रिपोर्ट भी नहीं करी, क्योंकि अखबार में ऐसा दे रखा था कि बदमाश हैं, बदमाश कह के मारे गए। ऐसा हुआ। उसके बाद फिर प्रदर्शन वगैरह करा हमने, सबने सहयोग करा और लोगों ने सबके साथ हुआ, और फिर कोर्ट अपना सीबीआई के हैंड ओवर हो गया। नहीं तो बीच में आप वकील कहाँ मिला? जो वकील होता होगा वो जाता होगा, लोग सोचते होंगे तो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई लड़ने वाला होगा, ये सब आपने कैसे किया, ये सब लड़ाई? वकील तो सीबीआई की तरफ से ही था। हाँ। सीबीआई ने केस लड़ा है, हम कहाँ से लड़ते केस इतना? हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं था जो हम लड़ते। जो था हमारा वो तारीखों में इधर उधर आना जाना सब कुछ, मकान तक बिक गए, हमारी घर भी बिक गया? घर भी बिक गया हमारा। इस केस को लड़ने में? इस केस को लड़ने में हमारे मकान तक बिक गए। आज की डेट में हम किराए पर रहते हैं, और हमारी दादी जाती थी तारीख पे, किसी से 50 रुपये ले लिए, किसी से 100 रुपये ले लिए, इतना भी मतलब हम कर नहीं पाते थे कि भाई पैसा हमारे पास हो। महेंद्र सिंह जी? हाँ जी, यही हाल मेरा जी। मेरे भी घर पर कुछ नहीं रहा, सब बिक गए। सब बिक गया? हाँ। जमीन में का सर? हाँ सब।
तो आपका कितना लड़का था आपका? मेरे 5 लड़के हैं। 5 लड़के हाँ थे। जी। तो उस घटना के बाद से आपने मतलब आप पूरा जमीन तक बेच दिया? हाँ जी, सब कोई पड़ोसी वगैरह किसी ने मदद की? मदद सब करी सोचते रहे कि ये लोग देखो जी, क्रिमिनल है इनका लड़का? मदद करी ही। जब किसी को नहीं दे जाएंगे तो चौक ने पैसे ले गई, एक के 4 देने पड़े, तो जमीन मुझे नहीं बेचनी पड़ी। ब्याज पे पैसे लिया जी, 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, जैसे मिल जावा। वकील को देने के लिए या जाने? वकील को आने जाने में भी, फिरने में भी सभी। वकील हमारा CBI का लड़ा। तो आपको कभी लगा कि ये लोग इतना लंबी लड़ाई बीच में कि अब तो शायद नहीं लड़ पाएंगे? नहीं जी, हमें तो उम्मीद ये हुई बस जब तक हमारा साथ चलेगा हम तो लड़ेंगे ही। आपने तय कर लिया था? हाँ जी। और पुलिस वालों ने तो खूब जोर दिए जी मेरे पे। हाँ। 15 लाख ले ले, 10 लाख ले ले। मैंने पैसा नहीं लेने का बिल्कुल, मेरे तो लड़का मरा और पैसे ले लूँ। और डराया भी होगा कि किसी के? डरा मैं, पुलिस चौकी में कई फिर मुझे बुलाया उन्होंने, तो ऐसा कर ले। मैंने कुछ भी हो जाए मैं नहीं करने का। गोमतीपुर चौकी पर लगती है हमारी, इनके जानने वाले आदमी है मंदिर होगा, कहीं फिर बुलाया नहीं, फैसला कर ले। मैं क्या फैसला कर लूँ? कोई मेरा थोड़ी मरा, मरे तो और के भी हैं। मैं ये आवाज़ आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हाँ हूँ कि देखिए, जब मैं नासिर से बात कर रहा था जी हाँ। तो उसको भी, वो भी एक लड़का था जिस उम्र में आपके लड़के को मार दिया गया। जी हाँ, प्रवेश को। तो वो कर्नाटक का नासिर था, तो वो भी इसी तरह से फार्मेसी का इम्तहान देने जा रहा था। उसका इम्तहान था, पुलिस ने गाड़ी में उठाई, एक स्टेट से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, और तरह तरह से उस पर आतंकी हमलों के आरोप लगाते गए। उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, घर के लोग बर्बाद हो गए। तो जब वो छूटा तो उसने कहा मैं एक जिंदा लाश की तरह हूँ। मतलब उसके लिए भी नेता लोग नहीं बोलते, आप लोगों के लिए भी कोई नहीं आया बोलने? देखो जी, नेता लोग पहले शुरू में तो बोल रहे हैं, फिर हमारे दुख ना निकला कोई भी, हमारे दुख नहीं आया, फिर कोई नेता हमारे दुख नहीं आया फिर बाद में। आप लोगों को पता कैसे चला कि जब घटना के बारे में जानकारी मिली तो ये यकीन कैसे था कि वो गलत नहीं कर सकता है, पुलिस ने उसे झूठा मारा है? क्योंकि अभी तो महेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि मीडिया में तो यही निकला था, आप लोग बता रहे थे अखबारों में कि 4 बदमाशों को ढेर कर दिया एनकाउंटर में पुलिस ने, और वो प्रमोशन के लिए। जी मैं बताऊँ, मेरा लड़का धनतेरस वाले दिन घर पे नहा धो के ब्रजमोहन की फैक्ट्री में करे और चद्दरन का काम, चद्दरन का कारीगर था मेरा लड़का। वहीं ब्रजमोहन की कॉलोनी फैक्ट्री थी, तो आज का काम करे था। तो मेरी जो बड़ी लड़की है उसके लार भीड़ हो रही, उसकी ये लड़की है, बड़ी लड़की की, यूँ गोद में थी 3 महीना की। तो मैं बोली, मैं कह रहा भैया तो कद को जाएगा, वहाँ से खबर आ रही है कि बीबी मेरी जब तनख्वाह मिल जाएगी मैं जब जाऊँगा, या तो दिवाली से, मगर दिवाली से पहले भी जाएगा कि दिवाली से पहले भी जा सकूँ, बाद में भी जा सकूँ। तो जैसे नहा धो के लिख रहा, खाना खा रहा, 3 परांठे तो मेरे ने खा लिए, चौथा लेके गई ना लिया। मगर भैया तू जाएगा, मैंने जब आते ना तो मैं बोली ना यूँ बोली, बुलाली मेरी नौकरी लगी, भैया ते नौकरी दे, मैं पैसा देता जा इनते ही। मगर जाते अपना नाटक के करें, जानते तुम तो अपने दिल की बात बता रहे हैं, जब सारी बात आ रही है मैं तो यही है कहानी। बच्चा लोग गया, ये पोतन लगी ना भैया पुतवा लगा, मैं सांझ को आके पुतवाऊँगा। सांझ को मेरा भैया ना आया, रात को जहाँ काम करे था ब्रजमोहन के यहाँ, वो मेरे घर पे आए, नुका अशोक भेज दो, हम चले गए कली लेना इसके पिताजी यार में। ये बोलेंगे हमारा भैया तो ना आया, कहता फैक्ट्री में भी ना गया, नुक तुम्हारी दीदी का चलोगा होगा, इकलौया मेरा तो क्या मेरा भैया दीदी का चलोगा होगा। हमें बड़ी खुशी हुई, मैं कहा चल वहाँ चलोगा, अच्छा होगा मेरी लौड़िया के घर चलोगा। धनतेरस थे, दिवाली भी आ गई, गोधन भी आ गया। भैया 2 दिन हम भैंसन के पैसा जा रहे थे, बेके लाई कर रहे थे, हम वहाँ चले गए। आई वहाँ से ये लाली बोली, अरे बीबी नौ आ रही है सुनाई, अरे एक जने हम तो 9 बजे आए का अशोक कहाँ है? हमने 9 कह दी दीदी का जा रहा है, और कहीं बदमाश मारे कहीं है 4। हम भाग लिए मौकमपुर को, कॉलोनी मेरठ के पास में है, मगर आज के आ रहा हो बबली के वहाँ थे, वहाँ बूझ काम है। हमें लाइन पे पता लगी, कहते अरे लड़का की सुनिए, एक बुढ़िया ही सी थी। मैं बोली भी मुझे नहीं बता दे भैना दीदी, मगर कहा सुनिए कि नाई के वहाँ अखबार आए इनके यहाँ, ये नाई है, हम राजपूत हैं, नाई के यहाँ अखबार आए हैं। हाँ, मैं बोली मुझे नाई के का घर बता दें। वो बोली बुढ़िया नो का हमें नो पता ना, और बम्बई पर चली जाओ। हम और इसके पिताजी हम बम्बई पे पहुँच गए। मैं तो कभी लिख रू ना थी जब बम्बई चली गई आप? नहीं, अच्छा वो नहर पड़ता वहाँ चले? हाँ 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 हाँ,
वहाँ वो जाके रजवाहा, हाँ। कॉलोनी में निकला हुआ है। वहाँ जाके एक औरत एक बहू सी लिख रही, हम बातें बोले बहू किसी के यहाँ अखबार आए कि जिनका मर गया है, देखियो मेरा दिल। मैं बोली, मैं कहा हाँ मुझे तो घर तो बता दे उसको। इसकी मम्मी अखबार ले रही, मैं बोली मगर तेरे अखबार आए न? हाँ मगर कैसे आए हैं? कि हमारा जसवीर पप्पू मार दिया। मगर किसने? न पुलिस वाले ने। मैं बोली मारो क्या मैटर, पुलिस वाले थे, कोई दुश्मन आई नहीं, कुछ कैसे ही मतलब नहीं हमारे को पुलिस वाले मारेंगे कुछ ना। हमारे आगे पिताजी अखबार पढ़ने लगे, बोले क्या तुम इन्हें न पढ़ो, तुम उन्हें देखो, उन्हें पहचानो जो उनसे हैं, यहाँ में मार रखे ये पड़े हैं। बस जैसे नो झपक सी पड़ी। मैं बोली मगा बबली के पिताजी, मेरी बबली का नाम है बड़ी लड़की, मगा बबली के पिताजी मेरा नाम सोलियो दिखा है। इतने ही अमल उजारा भारे पत्रकार इनके घर थे और मंसूर के घर थे, इनके घर पे आए थे। हमारा कोई पता नहीं किसी को। मैं बस बोले आप लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे? नहीं इनको नहीं जानते ना। थे कि ये कौन है, ये ना कौन है, ये कौन ना है? कोई आप लोग? मतलब पहले से कोई तो बाद में 4 दिन के बाद अखबार देख के अखबार में ढूंढ रहे हैं हाँ, किसको हाँ, मारा है। हाँ और पुलिस ने आप लोगों को कोई सूचना भी नहीं दी कोई थी? सूचना नहीं, हाँ? सूचना देती कोई सूचना नहीं दी थी कि डेड बॉडी तक नहीं मिली थी हमें। बाबूजी डेड बॉडी भी नहीं मिली नहीं थी? मिली थी हमें। सूचना देते जिसका इकलौ लड़का, मैं तो वहीं खिप जाती। इस दिन मुझे पता पड़ जाती तो मैं बोली तुम मुझे न्यों बताओ। वो बोले कि अच्छा तुम न्यों बताओ कि तुम्हारे लड़के पे कैसी पैंट है? मैं बोली सफ़ेद धारी लीली धारी तो है मेरे की बुरसेट, और लीली चमकदार मेरे के पे पैंट है, सफ़ेद जूता है और हरी जुर्राब है। बस वो नार हलाए, देखनी ना दिया। मैंने उस पर तो सांस चल रहा, हम तो उसके थे बयान भी करवा लेते। और पुलिस वाले ने हम नहीं बरन दिए बात गए। बोले तुम्हारा घर कहाँ? मगर मेरा घर 2 नंबर गली में है। ये लालीबाज और मेरे पीछे तुम ते अंदाज दो, मेरे पीछे पब्लिक दुनिया टूट रही पत्रकार के ला रहे, मेरा घर भर गो इनते। मैं बोली लाली देखियो इसमें तेरा भैया है कोई हो? ये बोली भैया भैया क्यों होता है ऐसा? बाप रे बाप। हमारा भैया क्यों होता है ऐसा? आ गए इतने ही पत्रकार। मैं बोली 4 तो तुम्हारे आ गए पहचानने में, 4 के तो परिवार की पहचान लिए, जब चौथों पहचानने में ना आ रहा तुम मुझे फोटो दिखाओ। कह चलो तो गालाड़ पे चलो और तुम्हें छोटे वहाँ पे चलो बीमा पर, हमारा वहीं ऑफिस है। तो एक चीज बताइए कि जब सारा हुआ उसके बाद, इस घटना के बाद, और आप लोग धरना प्रदर्शन करने लगे कि इसमें तो ये सब कोई आप लोग मिल के तय किया कि लड़ना है? हाँ, मिल के? बिल्कुल हाँ 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 मैं बताऊँ मुझे चलेंगे कहानी बहुत। फिर मैं अरियू आ गए, उन्होंने पत्रकार ने हमारे लड़का का फोटो लिखवा के हमें दिखाया तो वहाँ बेकार हो गए। ये तो हमारा ही लड़का है, इकलौता बेटा था, उसको पुलिस ने मार दिया। इकलौता ही था। मैं हम बेकार हो गए। सवेरे को जितनी जनता को जाना था नेता लोग सब मेरे घर पर भर गए। नेता लोगों ने फिर शोक सभा करी, घर पे ते आए, बहुत बहुत नेता गए। इंगे यो नरेंद्र सिसोलिया थे कदी, ठीक है, अच्छा नरेंद्र सिसोलिया थे। फिर ये भी उन्होंने करवाई थी सीबीआई जांच। जो हमारे वो उस समय मंत्री थे नरेंद्र सिसोलिया, ठीक है, सिसोदिया एमएलए थे, थे। नखला होते जिस टाइम हमारे लड़का की पता पड़ी, वो रात को ही घर पर आई थी। मतलब ये था कि सीबीआई जांच करवाई हमने, पहले हाँ। हापुड़ की पुलिस आई जांच करने, हाँ। हमने वो कैंसिल कर दी कि हम ये जांच नहीं मानते, हमें इंसाफ चाहिए। तो वहाँ की इंस्पेक्टर आए थे हापुड़ के, फिर वो कैंसिल कर दिया। फिर सीआईडी जांच हुई मेरठ से, हमने वो भी मना कर दिया। फिर ये नेता लोग हमें उमा भारती के पास लेके गए, उन्होंने कह सुन के सबने जब सीबीआई जांच करवाई, 3 साल तक सीबीआई जांच चली। नहीं मुझे ही ले आए थे कि इनका 3 साल चली। 3 साल सीबीआई जांच चली और उसमें गवाह भी 100-150 गवाह थे, 112। और हमारे गांव तक भी सब जगह सीबीआई जांच करी। उसके बाद 4 सीट हमारी देहरादून लगाई, क्योंकि दफ्तर पर ये सब जब हो रहा था तो उसमें तो आपका परिवार काफी पीछे चला गया होगा ना इसमें तो? तो शुरू में तो नेता लोगों ने मतलब ठीक ही ठाक उन्होंने किया, शुरू मतलब में तो नेता लोगों ने नेता खूब लोगों करा, नहीं करा, पर हमारे जब बस की सीबीआई क्या जांच था? होगी, सीबीआई ने करा, फिर उसके बाद नेता लोग सब पीछे हट गए, फिर उनके ऊपर ही सौंप दिया। जब देहरादून केस चला गया, मेरे पिताजी ने घर रख के गिरवी पैसे, मकान गिरवी रख दिया? मकान गिरवी रख के पैसे गिरवी लिए, का कागज पैसे ले होता है। लेके गिरवी प्राइवेट का कागज है? नहीं आप कह रही हैं तो हम मानेंगे। कागज मैं- रख के फिर देहरादून से वो केस गाजियाबाद लाए हमने, प्राइवेट वकील का। वकील करने के बाद हमारे यहाँ केस आया, इन्होंने कई जगह से स्टे लिए,
स्टे तुड़वाई, फिर 2 जगह की तो स्टे मेरे पिताजी ने तुड़वा दी। फिर उसके बाद एक स्टे टूटी 9 साल बाद, 2008 में मेरे पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद बहुत टाइम लगा, पर हमारा घर गिरवी रख गया। और जब उसके काफी पैसे हो गए, ब्याज व्याज लगा के हमारे पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। मकान जिसके गिरवी रखा उन्होंने कह दिया तो मेरे पैसे दे दो, नहीं मकान खाली कर दो। 3 साल हो गए इन बातन को नौका दी नहीं। उस टाइम पे हमारा टाइम ऐसा आ गया कि सड़क पे आने का। मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती थी, फिर हम पे पता करा, हमने 2 लाख रुपए दे दिए। वे कहने लगे नहीं सारे पैसे दो, 2 लाख रुपए लेकर हमें उन्होंने घर से भगा दिया। अपने आप लोगों को घर से भगा दिया? क्या पहले कहने लगे कि चलो हम तुम्हें कागज दे देंगे। 20 साल पहले आपके घर वाले को जान से भी मार दो फर्जी एनकाउंटर में, और उसके बाद घर से भी आप लोग का। मैं बहुत दुखी हुई, करते करते लड़ते लड़ते इसके पिताजी भी खत्म हो गए। फिर उसके बाद हमने 2 लाख रुपए हम दोनों बहन एक घर में हमने दिए थे। फिर वे कहने लगे कि हमें 3-4 लाख रुपए और चाहिए, बता दिए थे 2 लाख, फिर 9 लाख और चाहिए। फिर हमने अपनी ससुराल वालों ने अपनी 5 बीघे जमीन बेच के, जब हमने वो पैसा दे के, तब उससे वो मकान वापसी लिया। आपके ससुराल वालों ने मदद की, अपनी जमीन बेच के आपको घर छुड़ाया? ससुराल वालों ने हमारा खाने में, पीने में, बच्चों की हर तरह की मदद करी उन्होंने, बहुत ज्यादा। और हमारे जो मकान थे वे मकान भी गिर गए। 1 साल तो हम सिर्फ पन्नी डाल के रहे छत पे, पन्नी पर डाल के पूरी सर्दी और पूरी बरसात हम नहीं रहे। फिर हमने थोड़ी दीवार करके, इन्होंने जो भी सहारा लगाया हमारे ससुराल वालों ने लगा। लंबी लड़ाई आप फिर हमने चद्दर डाली, आज भी हमारे चद्दर पड़ी और वो भी नीची, उनमें इतना तप है कि गर्मी में उनमें रुका भी नहीं जाता, पर फिर भी अपना टाइम काट। फिर भी मैंने तारीख नहीं छोड़ी। इसके पिताजी चले गए, दिन रोज तारीख लगी, दिन रोज तारीख पाई। हर तारीख पे गई, हर तारीख पे दिन रोज वादना 3 साल हो गए, 1 तारीख नहीं छोड़ी मैंने। इस बालक भी न करे बीबी तू बीमार है, बिते रहने मैं जाऊंगी, मुझे कुछ सिदकता आवेगा, मुझे कुछ पता तो पड़ेगी। मैंने दिन रोज तारीख करी है, बाबूजी मेरे जी की क्या हो जाओ, पर भगवान ने और तुम सब ने मुझे इंसाफ मिल जाएगा। गया मेरे ढोरे एक दरोगा, छोटा दरोगा जोगंदर नाम है, इसके पिताजी के पीछे मेरे पाँव छुए जाके, मुझे पता नहीं नीत लेके गए दलाल। भैया की मम्मी बोली, मगर कौन है लाली हो, कभी भी हुई है पुलिस वार में, कौन सा को भाई मेरी लड़की ने। और हम मेरी लड़की बोली तेरी कैसी हिम्मत हुई हमारे घर पर आने की, कि मैं भूल में चला आया, उतना भूल नहीं जितना तेने हमारा लिया हो, जितना हमारा दिया बुझाया, या तो हमारे घर से उठ जा, नहीं हम तुझे अभी काटेंगे। बस वो दलाल उठा के ले गए मेरे घर से। वो आया था कि बेला फुसला के कोर्ट से केस से वापस ले लो। तो ये लोग काम कर रहे थे, लालच देने के लिए, पैसा देने के लिए। मैंने केस लड़ा, मैंने जब कैसे कैसे कर आई, मेरी हालत नहीं दिख रही। नहीं आपकी हालत बहुत खराब है। खराब है, मेरे जी को पता हो, जैसे मैं केस लड़ती चली आई। और अब हमारी इच्छा कि अब जो भी कुछ है जज साहब के हाथ में, जो हमें इंसाफ देंगे, जो हमारी मदद करेंगे। एक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों इन लोगों से बात कर रहा हूँ। ये साधारण लोग हैं और इनकी हिम्मत की आप दाद दीजिए कि जवान बेटा फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया है, और 20 साल तक ना उनकी ज़िंदगी में, शुरू के में कुछ नेता ज़रूर हैं, उनके अच्छे प्रयास से सीबीआई की जांच होती है, ना मीडिया है ना पत्रकार हैं, ये लोग अकेले लड़ रहे हैं। इनका घर गिरवी रखा, ज़मीन बिक गया, लेकिन फिर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी कहानियों में आपको प्राइम टाइम जैसे टेलीविज़न की उत्तेजना भले ना मिले, जैसे नेताओं के बड़े बड़े भाषण, खूब सारी तस्वीरें जो रोमांच पैदा करती हों आपकी नज़रों में कि बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं, नेताजी आए हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो हर कमज़ोर आदमी को ऐसे ही सता रहा है। कितनी आसानी से किसी को मार देता है, कितनी आसानी से, उनका कुछ भी नहीं हुआ। जो पुलिस वाले हैं उन्हें सज़ा तो मिली है, लेकिन उनका घर नहीं बिका है। वो थाना उसी तरह से है, वो पुलिस सिस्टम उसी तरह से है, जो किसी को, एक आम आदमी को उठा के क्रिमिनल बता के एनकाउंटर कर देती है, किसी को बस से उतार के जो तीर्थ यात्रा पर जाता है आतंकवादी बता देती है, और कोई कॉलेज जा रहा होता है उसकी दाढ़ी और टोपी देख के उसको पकड़ कर ले आती है और उससे पेशाब पिलाती है कि तुम आतंकवादी हो, ये सबूत कर लो, और 20-20 साल तक जेल रखती है। लेकिन आप सोचिए कि जब कभी आपकी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ में अकेले पड़ जाएंगे, तो वो कौन सी शक्ति होती है जो आपको लड़ने के लिए इस सिस्टम से, जिसके आप किसी थाने में घुस कर देखिए, कचहरी में जाकर देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए तो आप घबरा जाएंगे। ये हालत होती है, ऐसा लगता है कि एक कमज़ोर इंसान के खिलाफ सारी व्यवस्था खड़ी हुई है। वहाँ पर इन तमाम लोगों ने अपनी ज़मीन बेची है, एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे के करीब आए हैं, और पुलिस को देखिए कि उसमें इतनी भी करुणा नहीं है कि अपनी गलती का प्रायश्चित करे,
इन लोगों का घर बनवा दे, उस डिपार्टमेंट का भी अपनी तरफ से कोई प्रायश्चित नहीं है। तो पुलिस वालों को सज़ा ज़रूर मिली है। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये साधारण लोग हैं, इसलिए इनकी बातें सुनिए। आप जसबीर हो, अशोक हो, प्रवेश हो। ये मेरे चाचा हैं जसबीर। ये आपके चाचा हैं ये, हाँ? और ये जलालुद्दीन है। तो इसके परिवार के लोग नहीं आए अभी? नहीं, जलालुद्दीन के परिवार के सूदे कन पट्टी पे गोली है मेरे लाल पे। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए कि इस नौजवान की क्या गलती रही होगी। ये कितना साधारण नौजवान है। कायदे से यूपी पुलिस को क्या करना चाहिए? यूपी पुलिस को इन सब को मिलकर और यूपी सरकार को इन सब को मिलकर घर देना चाहिए। आपके राजनेता हिम्मत नहीं करेंगे। आपके राजनेता ना तो आमिर के लिए हिम्मत करेंगे, ना इनके लिए हिम्मत करेंगे कि इनका पुनर्वास होना चाहिए। तो वो धर्म के हिसाब से अपनी चुप्पी तय करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। इनका क्या नाम था? जसबीर सिंह। जसबीर सिंह है। तो ये नौजवान बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के मार दिया गया। उठाकर पुलिस वाले उठाए और इसे 3 साल की बेटी थी। 3 साल की इसकी बेटी थी, शादी हो चुकी, 3 साल की बेटी थी। और ये मेरे चाचा लगते हैं। मेरे भैया को ला दे दे। खिलौना को ला दे, मुझे दिखावे भी ना ऐसे तो। अच्छा ठीक, अरे मेरे बच्चे, ठीक है माता जी। अरे भैया मेरे भैया को ला दे रे। इनके तो एक ही था लड़का, 3 बहनें हैं, अकेला ही था। और इनके तो 2.5 साल की ये जो पुलिस अफसर जो जिनको दोषी पाया गया, जब कहा जा रहा था कि फर्जी एनकाउंटर, ये भी थे क्या उसमें कोर्ट में? इनके जो पुलिस ऑफिसर सब लोग जब दोषी पाया गया, हाँ थे। लाल सिंह था, जोगेंद्र था, एक सुभाष सिपाही था, एक आया नहीं था। वो लोग थे, वो लोग हाँ, मतलब 3 जने थे। कल 3 जने अरेस्ट हो गए। कल तीनों अरेस्ट हो गए कोर्ट से। मतलब इतने दिनों तक वो नौकरी करते रहे, लेकिन नौकरी करते रहे, पैसा कमाते रहे, खूब जोड़ते रहे। हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने तो अपना गवा दिया है, अपना कुछ बचाया नहीं। अपना जो हमारे पास था वो सब गवा चुके हैं। मैं जो पढ़ रहा था आप लोगों से पहले कि एक पुलिस ने देसी कट्टा रख दिया और जो बुलेट बरामद हुई थी उसका कट्टे से कोई मिलान ही नहीं हुआ। तो इतनी चालाकियां होती हैं पुलिस की तफ्तीश में भी। तो ये जो सिस्टम है, आप समझेंगे, आप प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पढ़िए तो कई बार राजनीतिक रूप से पुलिस भी हरकत में आती है, कई बार खुद भी चूक करती है। पर प्रकाश सिंह की रिपोर्ट क्या, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस को पेशेवर बनाना है। जो राजनीति जो हो रही है ना, क्राइम रिकॉर्ड इधर उधर उठा के फर्जी बातें बोल के, असली बात कोई आपको नहीं बताता कि पुलिस को कैसे आज़ाद और हम बेहतर करेंगे कि जो हमेशा किसी राजनेता या सरकार से ज़्यादा लोगों की हिफाजत करे। इसकी कोई बात आपको नहीं बताता। आप देखिए, जो 2 लोग आराम से छूटते हैं दिल्ली बम धमाकों में, उनके लिए भी कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोलता। आप देखेंगे कि इनके लिए कौन लोग लड़ता है। आप सबसे पहले एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि इन लोगों के लिए जब आप लड़ेंगे, देखेंगे कोई आदमी आतंकवाद के आरोप में बेगुनाह छूटता है या ऐसे लोग हैं, तो इन लोगों के सामने कोई एनजीओ के लोग होंगे, कोई वकील जुझारू होगा 1 या 2, कोई भी बड़ा आदमी, हैसियतदार आदमी इनकी लड़ाई लड़ते हुए इनके सामने नजर नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। और हम सब छोड़ देते हैं उसको कि आतंक का आरोप लगा है, आपराधिक का आरोप लगा है, तो कैसे मदद करने के लिए जाएंगे। तो ये आपकी न्याय व्यवस्था 20 साल लगा। सोचिए 1 साल 2 साल में अगर ये फैसला आता तो अब भी कितनी राहत होती। बिक गया इन लोगों का मकान। जो लोग मरे हैं, वो मार दिए गए, वो तो वापस नहीं आए। लेकिन सिस्टम क्या सीखेगा? 4 लोगों को सजा होगी तो इतने बड़े सिस्टम में 4 लोग अपराधी की तरह जेल चले जाएंगे, उससे इनको क्या मिलने वाला है? इन सब की तो नौकरी छूट गई होगी, पढ़ाई छूट गई होगी। आप इस हो सकता था कि आप अपने बच्चों पे और अच्छी मेहनत कर सकते थे, तो आप पैसा खर्च करते तो पढ़ के कुछ और बनते। कई पीढ़ी आपकी परिवार पीछे धकेल दिया गया, कई पीढ़ी। आदमी तक खत्म हो गए जो इस केस में लड़ रहे थे, जो केस में जा रहे थे, वो आदमी खत्म हो गए। किसी का बाप खत्म हो गया, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी की दादी खत्म होगी, आदमी तक खत्म हो गए। पर सीबीआई के वकील ने आपके लिए अच्छा लड़ा। अच्छा, सीबीआई ने बहुत सपोर्ट करा, सीबीआई का वकील ने बहुत साथ दिया है। उसने बहुत, उसे भी लोगों ने उन पे भी दबाव डाला होगा, लेकिन वो तो टिके रहे ना कम से कम। दबाव तो डलता ही है, जब किसी चीज़ के लिए लड़ा जाता है तो दबाव तो डलता ही है। पर बाकी वकील साहब जो सीबीआई के थे, उन्होंने बहुत अच्छा केस लड़ा है, जो यहाँ तक कहानी आ पहुँची। बाकी अब जो लास्ट में जिन्होंने जजमेंट दिया, वो हमारे लिए वो जज भी भगवान की तरह है, और जिन्होंने वकील ने सपोर्ट करा, वो भी हमारे लिए तो भगवान की तरह है। तो चाहते क्या है महेंद्र सिंह जी, आप बताइए। बस सर, इंसाफ ही चाह रहे हैं हम तो। क्या इंसाफ है? बच्चे तो जब नहीं आते, जो गया सो गया।
हमारा क्या होगा बुढ़े आदमी जब तक हम जिएंगे, ये बताओ। ये जो इतनी सरकारी योजनाएं चलती हैं, इसमें कोई पेंशन नहीं मिलता? कोई मतलब नहीं, किस तरह का भी, किस तरह का कोई मतलब नहीं। कोई इतने सारे वृद्धावस्था पेंशन होता है, वो भी कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। और देवगौड़ा में 4 लाख रुपए मंजूर करा है प्रधानमंत्री ने, वो तक तो मिला ही ना हमें। अच्छा, प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने 4 लाख रुपए मंजूर किया था? हाँ, उनका 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। 1 लाख रुपए, ये क्या मीडिया में बयान आया था? देवगौड़ा ने 1 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन जब यहाँ एसडीएम के पास आए, हमारे घर भी इंक्वायरी हो गई, तो एसडीएम ने लिख दिया कि जब ये दोषी करार होंगे इन्हें 5-5 लाख रुपए तब दिए जाएंगे, उससे पहले इन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 लाख रुपया देना चाहते हैं, तो एसडीएम ने उल्टा लिख दिया कि जब तक पुलिस वाले दोषी जब हो जाएंगे तब 5-5 लाख मिलना चाहिए। 5-5 कमाल है सिस्टम भी है। 1 लाख रुपए भी हमें नहीं मिले, कुछ भी नहीं। सरकार से एक पैसा सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। ये भी नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए जो इन्हें ये 60 साल ले या वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिला, कुछ भी सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली तब से आज तक। राजनेताओं ने शुरू में बहुत उठाया, पर किसी ने ये मदद नहीं करी कि इनकी 2 लड़की जवान है, तो बुढ़ा बाप है, इनकी शादी कैसे करेंगे, क्या होगा, कोई नहीं। मेरा भैया जिस टाइम खत्म हुआ, जो मरे, सब वहाँ भोजपुर की औरतों ने कहा कि वो लड़का खूब रोने की आवाज उसकी हमने सुनी, और जो और मरने वाले 7 को ने कहा कि 3 बहनों का अकेला भैया, इसे मत मारो। सारे में यही रुका था कि 3 बहनों का एक अकेला भैया, उसका पता नहीं कौन है। चीख चीख कर रोया मेरा भाई कि मेरे 3 बहन है, मेरा बुढ़ा बाप है, मेरी बहनों का सारा कोई नहीं है, तुम हमें मार रहे हो। पर उन्होंने दया नहीं करी और सीधे कनपटे पे गोली मार रखी मेरे भैया की। मैंने तो नौकरी नहीं, मैं तो आई दिल्ली तक में भी, मुझे तो न्याय चाहिए, जात चाहिए। आप दिल्ली तक आई हैं? दिल्ली तक भी मैं आई। आप तो अच्छे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की कोठी पे आई हूँ, मुझे आप पीएम की कोठी तक भी गई थी? हाँ, ओमा भारती के घर गई। ओमा भारती ने मैं कंधा पे लगा के बोली, अम्मा तुम रो मती ना, तुम्हें न्याय मिलेगा और हत्यारे इनको आदेश करे थे खून के बदले खून लंगे। मैंने न कह दी नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहता, जो जांच करवाएंगे जांच करवाओ। जब इन्होंने बदमाश करके तो मेरा मार ही दिया। मेरा बदमाश होगा तो बदमाश आवेगा, और मेरा शरीफ होगा शरीफ आवेगा। मेरा जी कुछ ऐब का बछड़ा था जो इन्होंने मेरा मारा। 3 और 4 में किसी में भी ऐब नहीं था। आप कुछ कह रहे थे? कोई भी मतलब क्राइम रिकॉर्ड नहीं था किसी के भी नाम, कोई भी किसी थाने में या किसी भी चौकी में। अगर ऐसा होता तो बदमाशी होते, जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। बदमाश कह के जबरदस्ती मारा गया है। मतलब ईंट के खेत में ले जाने के बाद अगर कोई बदमाश ईंट के खेत में बढ़ जाए तो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है जो अंदर बढ़ जाए। जबरदस्ती मार के पहले वहाँ घेर दिया है, फिर उन्हें ईंट के अंदर से उठा के लाए हैं। 22 फरवरी को फैसला आएगा, उनको कितनी 22 फरवरी। एक आईपीएस महिला थी, हाँ, एक आईपीएस महिला के बारे में भी ज्योति बालन, उनके बंदूक से गोली चली थी, है ना? जी हाँ, वो आज देश छोड़कर चली गई हैं और किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया उसके प्रति नहीं दिखाई जा रही है, नहीं उसके प्रति कोई केस चला गया, नहीं उसे विदेश से देश लाया गया है। ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि ये स्पष्ट नहीं है कि उनके रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ या उन्होंने गोली चलाई, ठीक, लेकिन आईपीएस अफसर के रिवॉल्वर कोई दूसरा लेके थोड़ी जा सकता है। जितने पुलिस सिस्टम को मैं समझता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कि मेज पे रखा हुआ है, कोई और सिपाही ले आकर उसको मार दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये व्यवस्था के खिलाफ था। तो उनको कहीं किसी स्तर पर हो सकता है कि लग गया हो मैडम को कि हम फंस सकते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता ले लो। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात ये समझ में आती है कि उनका प्रत्यर्पण कराना चाहिए सरकार को। बिल्कुल कराना चाहिए। तो इस कहानी को आप कहानी की तरफ मत देखिए कि ये हकीकत कभी भी आपके आसपास भी आ सकती है। मीडिया ट्रायल आम बात है, हम मीडिया वाले आसानी से ट्रायल शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी जो ज़िंदगी जिस तरह से गुजरी है इन 20 सालों में, कई मामलों में ये तोड़ के रख देता है आदमी को, परिवार को। हादसे से भी ज़्यादा बड़ा हादसा है कि हर दिन आप उस जख्म को खरोचते चलते हैं अपने भीतर कि क्या होगा आगे की लड़ाई के लिए। 20 साल के बाद सिस्टम को ये बताना चाहिए कि वो 20-20 साल क्यों लगते हैं और ये कब ठीक होगा। तो ये सवाल पूछिए, जैसे ही नेता आपको अपराध के आंकड़े गिनाते पूछिए कि ये ठीक कब होगा। मुझे लगता है कि हम सबको ऐसे किसी भी केस में जहां सिस्टम ने नाइंसाफ़ी की है, बिना किसी सबूत या जांच के मारा है लोगों को और जेल में सड़ाया है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए एक नागरिक के तौर पे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। इसमें भी एक मुसलमान है, इसमें भी एक हिंदू है, सबके लिए बराबर से बोलना चाहिए। तो हम ब्रेक के बाद किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे।
विश्व मातृभाषा दिवस है। हम मनाते हैं, फिर भूल जाते हैं, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं, लेकिन जब आप मुख्य धारा के माध्यमों को देखेंगे, जैसे टेलीविज़न है या अखबार है, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड की बोलियां, भाषा ही नज़र आती है। जैसे आप टेलीविज़न खोलिए तो उसमें सब कोई हिंदी ही बोल रहा है और आजकल एक ही तरह से। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने दफ्तर और उसके बाहर आसपास में अलग अलग तरह की बोलियां आपके लिए जुटा कर लाएं, ताकि आप सुनकर महसूस करें कि कितनी तरह की भाषाएं होती हैं, उनका स्वाद कैसा होता है। तो मैं भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, तो मैं भोजपुरी से शुरू करता हूँ। का जी हीरो लोग इन प्राइम टाइम देखा तो नहीं आजकल, मजा होता कि ना। अब प्रिया बोलेंगी हरियाणवी में। जो जिसा अपनी भाषा बोलने में आवा उसे कितने नहीं आता। हाँ, अब बोलेंगे सुशील महापात्रा उड़िया में। मु भावुची आम समस्त को निज भाषा को भल पाइबा दरकार, निज राज्य को भल पाइबा दरकार, निज देश को भल पाइबा दरकार। ये तीनटा जिनस पई आमको सबु बड़ पई कदम उठाइबा निश्चित दरकार। अब चलिए सुशील सबसे बात करेंगे अलग अलग बोलियां और भाषाओं को जुटाने के लिए। দেখুন আমাদের ভাষার মতন ভাষা পৃথিবীতে কোনো হয় না, হতে পারে না। বাংলা ভাষা সবচেয়ে ভালো ভাষা। मैं कुसुमलता मातृभाषा दिवस के मौका में अपन मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में एक गाना सुनाना चाहता हूँ। हाय डारा लोर गहरे बैठन है चिड़ैया डारा लोर गहरे, हाय डारा लोर गहरे बैठन है चिड़ैया डारा लोर गहरे। எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழ். நீங்க டெய்லி பிரைம் டைம் பாருங்க, அது உங்களுக்கு புரியாது, ஆனா நீங்க அது பார்த்தா நீங்க ரொம்ப நல்லா ਰੈਸਿਪਿੰਗ அது। ਨੰਨਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तेलुगु भाषणी इटालियन ऑफ द ईस्ट अंटर जय तेलुगु। प्राइम टाइम में पहली बार आप सुन रहे हैं बघेली या बघेली मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में बोली जाती है। ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. എൻ്റെ പേര് സൈറസ്. എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. नमस्कार एटा कलाहांडिया उड़िया कटकिया उड़िया ठानु टिके अलगा। आमे झियो के टोकेल कहूँ, पुआ के पिला कहूँ और खीरो के गुरस। नमस्कार, मोर नाम पुबाली फुकन। मैं एनडीटीवीत आजिर পৰা 4 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো। जय अखम। आदाब तो सारनी लुकन कशीर हिंद तरफ मियोन सलाम। अगी मिंग दीपक कवे मणिपुरदगिने एनडीटीवी चाही 10 सूरे मणिपुर यामना निंगसंगी मणिपुर लेनिंगी। मी गढ़वाल भाषा में बोलना चाहूँ। हमार प्यार गढ़वाल और देवभूमी। आणि मी मराठीत बोलते। मराठी खूप गोड भाषा आहे आणि मराठी माणसाची जय। मेरा हिमाचल सारे दे खरा सारे दे छैड़, जिस दे बारे 2 लाइना थुआं ताई। ठंडी हवा है झुलदी ओ झुल दे चीला दे डाड़ू, ओ झुल दे चीला दे डाड़ू, जीना कांगड़े दा